शहर से थोड़ा सा ही दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में गरिमा और उसका पति बिरजू और उनके 2 बच्चे चिंकू और पिंकी रहते थे। उनका परिवार बहुत हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था कि तभी उनके जीवन में एक दुर्घटना होती है। कार एक्सीडेंट में उसके पति बिरजू की दोनों टांगें खराब हो जाती हैं, जिस वजह से बिरजू घर पर बैठ जाता है। दोनों टांगें काम न करने की वजह से बिरजू अब कोई काम भी नहीं कर पाता था, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी गरिमा के ऊपर आ गई थी। गरिमा ने जैसे तैसे हालात को संभालते हुए गांव में एक सब्जी का ठेला लगाया और वह सब्जी बेचने लगी। गरिमा बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ तुमने सब्जी का ठेला लगा लिया। यहाँ गांव में सब्जी का एक भी ठेला नहीं था। हम सभी को सब्जी लेने के लिए पक्की सड़क वाले रास्ते पर जाना पड़ता था, जो कि हमारे घर से कितना दूर है। अब यहाँ पास में सब्जी होने की वजह से अब हम सब यहीं से सब्जी ले जाया करेंगे। इस तरह गरिमा का सब्जी का व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। अब गरिमा को घर का पूरा काम और बाहर का काम दोनों करना पड़ता था, जिस वजह से कभी कभी गरिमा बहुत थक जाया करती थी। अरे क्या हुआ गरिमा बहन, तुम आज बहुत थकी थकी सी लग रही हो। नहीं दीदी, बस वो रात में नींद पूरी नहीं हो पाई ना, और सुबह सब्जी लेने बड़ी बाजार पर जाना था, तो बस वही थकान है थोड़ी सी। थोड़ा तुम अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो, बीमार पड़ जाओगी तो यह सब्जी भी नहीं बेच पाओगी। हाँ दीदी, बस ये सब्जियां बिक जाए तो मैं घर जाकर पहले आराम ही करूंगी। इस तरह गरिमा सारी सब्जी बिक जाने के बाद वह घर आ जाती है और घर पर आकर अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाती है और सारे मिलकर खाना खाते हैं। गरिमा, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? जी ठीक रहा आज का दिन। सारी सब्जियां बिक गई। कल सुबह जल्दी उठकर बड़ी बाजार से ताजी सब्जियां खरीद कर लानी होगी, तभी उसे बाजार में बेचने जा पाऊंगी। गरिमा, मुझे माफ कर दो। मेरी लाचारी की वजह से तुम्हें घर का काम और बाहर का काम सब अकेले ही करना पड़ता है। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए, बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए, अब सबने खाना खा लिया है तो जल्दी से सो जाते हैं, सुबह जल्दी भी तो उठना है। आज सुबह गरिमा जब बिस्तर से उठने की कोशिश करती है तो वह उठ ही नहीं पाती। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। हे भगवान, मेरी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं तो उठ ही नहीं पा रही हूँ। अब मैं बड़ी बाजार से सब्जी कैसे लाऊंगी? तबीयत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से गरिमा बड़ी बाजार से सब्जियां लाने नहीं जा पाती है। इसी तरह 2-3 दिन निकल जाते हैं और गरिमा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता, जिस वजह से गरिमा बाजार में ठेला भी नहीं लगा पाती। दूसरी तरफ गरिमा के बाजार में ठेला न लगाने की वजह से राजू नाम का एक व्यक्ति गरिमा की जगह पर अपनी सब्जियों का ठेला लगाने लगता है। अब गांव के लोग राजू से सब्जियां खरीद कर ले जाया करते थे। इस तरह राजू का सब्जियों का व्यापार अच्छा चलने लगता है। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाने के बाद गरिमा की तबीयत में सुधार आ जाता है और गरिमा फिर से बाजार में सब्जी का ठेला लगाने आती है, तो उसने देखा कि उसके ठेले लगाने वाली जगह पर एक दूसरा ठेले वाले ने अपना ठेला लगा रखा है। गरिमा उसी के बगल में अपना ठेला लगा लेती है, लेकिन गरिमा की दुकान पर कोई सब्जी खरीदने नहीं आता, क्योंकि 1 हफ्तों के अंदर में राजू का सब्जी का दुकान काफी अच्छा चलने लगा था और उसने काफी अच्छे ग्राहक भी बना लिए थे, जिसकी वजह से सब उसकी दुकान से ही सब्जियां खरीद रहे थे। इस तरह गरिमा की आज एक भी सब्जी नहीं बिकती है और वह अपनी सब्जियों का ठेला लेकर घर आ जाती है। क्या हुआ गरिमा, तुम इतनी उदास क्यों? जी, आज हमारी एक भी सब्जी नहीं बिकी। क्यों, गांव के लोगों ने सब्जी खाना बंद कर दिया है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे ठेला लगाने वाली जगह पर किसी और ने ठेला लगना शुरू कर दिया है और सब लोग उसी से सब्जी खरीदते हैं। कोई नहीं गरिमा, तुम कल फिर से सब्जी लगा लेना। आज सब्जी नहीं बिकी, इसका मतलब यह तो नहीं कि कल भी नहीं बिकेगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं कल फिर से बाजार में सब्जी का ठेला लगाऊंगी। अगली सुबह गरिमा अपना ठेला लेकर अपनी जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन आज भी कोई भी गरिमा से सब्जी नहीं खरीद रहा था। सब उसी ठेले वाले से ही सब्जियां खरीद रहे थे। एक भी सब्जी न बिकने से गरिमा बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, आज भी एक भी सब्जी नहीं बिकी।
ऐसे तो ये सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। इतनी सारी सब्जियों का मैं क्या करूंगी, और मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि कल बाजार जाकर मैं ताज़ी सब्जियां ला सकूं। सब्जियां न बिक पाने की वजह से गरिमा परेशान होकर अपना ठेला लेकर घर जाने लगती है कि तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक पाव भाजी की दुकान पर पड़ती है। दुकान वाला पाव भाजी बना रहा था। वह दुकान वाला अलग अलग प्रकार की सब्जियां को मिलाकर उसकी भाजी बना रहा था। उसको देखकर गरिमा को एक विचार आता है। क्यों ना मैं पाव भाजी का ठेला लगाऊं। ये सारी सब्जियां भाजी बनाने में काम आ जाएगी। क्या पता मेरा पाव भाजी का काम ही चल जाए। यह सोचकर गरिमा घर आ जाती है और वह अपना विचार अपने पति बिरजू को बताती है। बिरजू भी उस पर अपनी सहमति जताता है। फिर क्या था, अगले दिन गरिमा बाजार में अपने ठेले की जगह पर पाव भाजी का ठेला लगाती है। गरिमा के पाव भाजी के ठेले पर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिस वजह से लोग उसकी दुकान पर आते हैं और पाव भाजी खाते हैं। लोगों को गरिमा की बनाई हुई पाव भाजी बहुत पसंद आती है। थोड़ी ही देर में गरिमा की दुकान पर पाव भाजी खाने वालों की भीड़ लग जाती है और इस तरह गरिमा का पाव भाजी का काम चल जाता है। अब गरिमा सब्जियों का ठेला लगाना छोड़ पाव भाजी का ठेला लगाया करती थी। थोड़े ही दिन में गरिमा की स्थिति में काफी सुधार आ जाता है और फिर से वह सब अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। गंगापुर एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक टूटा फूटा घर था। उस घर में रामलाल, उसकी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे रहते थे। लड़के का नाम था छोटू और लड़की का नाम था गुड़िया। लेकिन रामलाल की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पत्नी का इलाज बड़े अस्पताल में कर सके, क्योंकि उनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं था। दूसरे दिन की बात है, रामलाल की बेटे छोटू ने रामलाल से कहा, बाबा आज खाने में क्या बना है, बहुत भूख लगी है। हाँ बाबा, पेट में दर्द हो रहा है। माँ कहती है कि भूखे रहने से पेट दुखता है। यह सुन के रामलाल का कलेजा फटने लगता है। वो जानता है कि घर में खाने के नाम पर बस थोड़ा सा आटा बचा है, जिससे मुश्किल से 2 रोटियां बन सकती हैं। वो सुनीता की ओर देखता है, जो पहले से ही बीमारी से बहुत कमज़ोर हो चुकी है। बेटा, आज बस एक रोटी है, वही खा लो और थोड़ी रोटी अपनी माँ को भी खिला दो। कल मैं कुछ और इंतजाम कर लूँगा। सुनो जी, तुम बच्चों को खिला दो, मैं भूखी रह लूंगी। रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह उन्हें छुपाने की कोशिश करता है। नहीं सुनीता, तुझे भी खाना पड़ेगा। तुम ऐसे भूखी रहोगी तो और कमजोर हो जाओगी। रामलाल रोटी बना के बच्चों के सामने रख देता है, खुद अपने हिस्से की रोटी सुनीता को दे देता है। बाबा तुम नहीं खाओगे? बेटा, मैंने अभी अभी खेत में खाना खा लिया था। रामलाल झूठ बोलकर बच्चों को खाना खिलाने में जुट जाता है, लेकिन उसके पेट में भी भूख से हलचल मची हुई थी। सुनीता उसकी हालत समझ रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। रात का समय था, बच्चे सो चुके थे, लेकिन रामलाल और सुनीता को नींद नहीं आ रही थी। सुनो जी, तुम कब तक इस गरीबी से लड़ोगे? ऐसा ही रहा तो अपने बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? रामलाल कोई जवाब नहीं देता। वह सिर्फ छत की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है, जैसे उसको किसी चमत्कार की उम्मीद हो। सुनो जी, क्यों ना तुम शहर चले जाओ, वहाँ मजदूरी करके कुछ कमा लोगे तो बच्चों के लिए अच्छा होगा। हाँ सुनीता, तुम ठीक कह रही हो। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मैं बच्चों को छोड़कर कैसे चला जाऊँ? अगर तुम नहीं गए तो हम सब भूख से मर जाएंगे। तुम्हें तो पता है मैं किसी काम की नहीं हूँ, ना मैं काम कर सकती हूँ, ना तो बच्चों की देखभाल कर सकती हूँ। इसलिए तुम पैसे कमाने के लिए शहर चले जाओ, उससे हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। सुनीता, तेरा इलाज भी तो कराना है। अगर मैं पैसे कमाने के लिए शहर चला जाऊंगा तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तभी रामलाल को चिंता होने लगती है और सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह रामलाल जल्दी उठकर गांव के चौपाल जाता है, जहां कुछ मजदूर बैठे हुए थे। भाइयों, कोई ऐसा काम बता सकते हो जिससे मैं जल्दी कुछ पैसे कमा सकूं? रामलाल, गांव में तो पैसा कमाना मुश्किल है। अगर सच में तुम्हें पैसा कमाना है तो शहर जाना पड़ेगा। हाँ भाई, शहर जाओ, वहाँ नोट छापने की मशीन लगी है। रामलाल को सलाह देने के लिए गांव का सरपंच पंचायत रखते हैं। सभी गांव के लोग पंचायत में इकट्ठा होते हैं। रामलाल, तुम्हारी हालत हम जानते हैं। अगर तुम चाहो तो गांव से थोड़ी मदद ले सकते हो। सरपंच जी, मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता। मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूँ। तभी गांव वाले रामलाल की हिम्मत देखकर हैरान हो जाते हैं। इतना कहकर रामलाल अपने घर लौट जाता है। रामलाल रास्ते से जाते जाते मन में भारी चिंता लेकर जा रहा था।
उसके मन को यही चिंता थी कि पैसा कैसे कमाया जाए। रामलाल के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो गांव में रहकर मरना या फिर शहर जाकर अपनी तकदीर आजमाना। लेकिन बच्चों को छोड़कर जाना उसके लिए सबसे बड़ा दर्द था। तभी रामलाल घर जाता है। रामलाल चुपचाप सुनीता को देखता है। उसकी आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी। वह जानता था कि उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं है। आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी है। सुनीता, तुम इतनी कमजोर हो गई हो और तुम कह रही हो कि तुम ठीक हो। मैं अभी गांव के वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। तभी रामलाल गांव के वैद्य के घर पहुंचता है। वैद्य जी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे थे। जब रामलाल हांफता हुआ उनके दरवाजे पर पहुंचा, तभी रामलाल ने वैद्य जी से कहा, वैद्य जी, मेरी सुनीता बहुत बीमार है, उसकी खांसी नहीं रुक रही, कृपया मेरे घर चलिए ना। क्या हुआ रामलाल सुनीता को? वैद्य जी, कुछ दिन से सुनीता बहुत ही बीमार है। लेकिन रामलाल दवा के लिए कुछ पैसे चाहिए। रामलाल कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, वैद्य जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं मजदूरी करके मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है रामलाल, पहले तुम्हारी पत्नी को देखते हैं। रामलाल, सुनीता की हालत बहुत खराब हो गई है। सुनीता को इलाज के लिए शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। गांव में इसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन वैद्य जी, शहर ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामलाल, बिना इलाज के सुनीता ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। ये बात रामलाल की जिंदगी में जैसे अंधेरा सा हो जाता है। रात का समय था। सुनीता की हालत और बिगड़ चुकी थी। वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। रामलाल उसके सिर के पास बैठा था और बच्चे माँ के पास सहमे हुए खड़े थे। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई कि रामलाल की पत्नी नहीं रही। गांव वाले इकट्ठा होने लगे, लेकिन किसी ने भी उसके इलाज के लिए मदद नहीं की। रामलाल, हम सब तेरा दुख समझ सकते हैं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। रामलाल की आंखों में गुस्से और दर्द के आंसू थे। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और सुनीता का दाह संस्कार कर दिया। थोड़ी देर बाद रामलाल सुनीता का दाह संस्कार करके घर आ जाता है। रामलाल और उसके दो बच्चे घर में गुमसुम बैठ के रो रहे थे। रामलाल की जिंदगी में अब अंधकार के सिवा कुछ नहीं बचा था। एक दिन रामलाल अपना अकेलापन दूर करने के लिए गांव के चौपाल पर आके बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद चौपाल पर गांव के कुछ लोग आते हैं। रामलाल की हालत पर कुछ लोग दुखद व्यक्त करते हैं, लेकिन कुछ लोग ताने मारने से नहीं चूकते। रामलाल, हम सब तेरा दुख समझते हैं। जब से सुनीता तुमको छोड़ के गई है, तब से तुम्हारा बहुत कठिन समय चल रहा है। हाँ रामलाल, हमें बड़ा ही दुख है, लेकिन रामलाल, सुनीता तो इस दुनिया में नहीं रही। अब तो तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। रामलाल इन तानों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में साफ नजर आता है कि वह किसी के ताने नहीं सुनना चाहता, लेकिन अब उसे नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे। समाज को मेरी समस्याएं नहीं दिखती, पर मैं खुद जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। हाँ रामलाल, अब तुम अकेले क्या करोगे? बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है। रामलाल यह कहते हुए गांव से बाहर चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और परेशानी साफ दिखाई देती है। रामलाल लोगों के बातों को अनसुना करके रामलाल चुपचाप घर वापस चला जाता है। घर में आकर वहां बच्चों को देखता है। छोटू और गुड़िया दोनों माँ के फोटो के सामने खड़े होकर रो रहे थे। ये देख के रामलाल बहुत उदास और परेशान हो जाता है। बाबा, क्या अब हम अकेले रहेंगे? बाबा, अब हमारा क्या होगा? अब हम किसके भरोसे पर जिंदा रहेंगे? राम
है कि लोग उसकी हालत का मजाक बना रहे हैं, लेकिन वह किसी की भी परवाह नहीं करता। उसकी एक ही चिंता है, अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाए। घर लौटते समय रामलाल के मन में बच्चों के लिए एक नई चिंता उभरती है। वह जानता है कि अब तकदीर के साथ उसकी लड़ाई सिर्फ उसके खुद के लिए नहीं, बल्कि उसके बच्चों के लिए भी है। तभी रामलाल घर लौटकर बच्चों के पास जाता है। छोटू और गुड़िया उसकी तरफ उम्मीद से देखते हैं। बेटा, छोटू, बेटा, गुड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बाबा, क्या तुम हमें अच्छे स्कूल भेज पाओगे? हाँ बेटा, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और तुम दोनों को अच्छे से पढ़ाऊंगा। बाबा, हम अच्छे बच्चे बनेंगे ना? हाँ बेटा, तुम अच्छे बच्चे बनोगे। कुछ दिन बाद रामलाल ने घर की हालत सुधारने का ठान ली थी। वह बच्चों को अच्छी तरह से सुलाकर सुबह जल्दी उठता है। आज उसे शहर जाने का पहला कदम उठाना था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चिंता और संकोच था। उसने अपने घर के चारों ओर देखा, टूटी फूटी दीवारें, खराब और छोटे से कमरे में बसी गरीबी। फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद थी कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ करेगा। थोड़ी देर बाद बच्चे जग जाते हैं। तभी रामलाल बच्चों से कहता है, बेटा, मैं तुम दोनों को एक अच्छा भविष्य दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उतना कह के रामलाल घर के बाहर कदम रखता है और शहर के रास्ते पर चल पड़ता है। उसके चेहरे पर कठोरता और संकल्प थी। उसकी आंखों में एक सवाल भी था, क्या वह यह सब अकेले कर पाएगा? रामलाल ने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे और वह शहर जाने के लिए गांव के बस स्टॉप पर खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि शहर में उसे क्या काम मिल पाएगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसकी आत्मा ने इसे ही एकमात्र रास्ता माना। तभी रामलाल सोचने लगा, अगर शहर में काम नहीं मिला तो क्या होगा, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए ये करना ही होगा। तभी वहां बस आकर रुकती है। रामलाल ने गहरी सांस ली और बस में चढ़ गया। अब उसका सफर शहर की ओर शुरू हो चुका था, जहां समस्याएं और अवसर उसे इंतजार कर रहे थे। कुछ ही घंटों बाद रामलाल शहर पहुंच जाता है। रामलाल शहर पहुंचते ही बड़ी शोर शराबे वाली सड़कों पर लोग दिखाई देते हैं। उसे ये सब बहुत नया और डरावना लगता है, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया।